IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है कि प्रमुख भौगोलिक प्रदेश, भू-आकृतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश और उसकी विशेषता। राजस्थान का अपना टॉपिक चल रहा है। राजस्थान भूगोल का ये पहला टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। और टॉपिक हो सकता है कि आरपीएससी छोड़ दे या फिर अधीनस्थ बोर्ड है वो छोड़ सकता है, लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके बिना तो अपन का अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, अब इसके जो सबसे पहले बात तो आती है कि इसको विषम कोणीय चतुर्भुज बताया था। विषम कोणीय विषम कोणीय विषम कोणीय चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के समान आकृति है। इसके विषम कोण है, सारे कोण, ना ये कोण मिल रहा, 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 चारों कोण क्या है, विषम है। ये बताया था टीएच हेंडले ने बताया था। ये जो नाम दिया था ये किसने दिया था, टीएच हेंडले ने दिया था। हेंडले जो थे उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। कुछ लोगों ने कहा कि पतंगाकार आकृति है, पतंग आकार कि पतंग जैसी आकृति है राजस्थान की। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंग जैसी आकृति है। तीसरी बात आती है, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था एमपी से, मध्य प्रदेश से, तो अपना राजस्थान क्या हुआ, देश का पहले नंबर का सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल में। तो राजस्थान क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य किसमें है, क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। जनसंख्या में तो आपको पता है 8वें नंबर पे आते हैं हम लोग, तो क्षेत्रफल के अंदर ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इस सबसे बड़े राज्य कब हुआ था, ये छत्तीसगढ़ जो एमपी है उससे अलग होके हो गया था। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। किलोमीटर के अंदर 3,42,239 किलोमीटर है। यदि हम ये देश के सापेक्ष लेके चलें, देश के सापेक्ष लेके चलें तो देश का 10.41% हिस्सा राजस्थान है। देश का 10.41% हिस्सा जो है वो राजस्थान है। यदि मील में पूछा जाए तो 1,32,140 मील अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है, टीएच हेंडले ने बताया था। पतंग आकार आकृति, कुछ विद्वानों ने, बहुत से विद्वानों ने पतंग के आकार बताई थी कि यहां से लेके ये इसकी पूंछ हो जाती है और ये पतंग बन जाती है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या के लिहाज से 8वें नंबर का है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपना क्षेत्रफल है, जो देश का 10.41% क्षेत्रफल है। आगे मील की बात आती है तो 1,32,140 मील अपना वर्ग मील में आएगा, वर्ग में आता है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है और घनत्व जो है आयतन में आता है। वो 3 चीजों से गुणा होते हैं, इसमें 2 चीजें गुणा होती हैं। ठीक है, तो ये अपना क्षेत्रफल हो गया। ठीक ठीक है, अब आती है बात अपने राजस्थान, तो ये 17वां बड़ा थार रेगिस्तान की बात आती है कि अपने यहाँ थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान की हल्की सी बात कर लेते हैं, फिर तो टॉपिक में आ जाएंगे। थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान जो है वो 17वां नंबर का बड़ा विश्व का रेगिस्तान है। विश्व का 17वां नंबर का बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, प्रदेशों का निर्धारक, जो राजस्थान के भू-आकृतिक प्रदेश हैं, भौगोलिक प्रदेश हैं, उनका निर्धारण एक्चुअली क्या है, निर्धारण के अंदर अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, जो यहां से जाती है, यहां से निकलती है ना, अरावली पर्वतमाला प्रदेश के जो भौगोलिक प्रदेश है उसका निर्धारण करती है। निर्धारण कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। इसके यदि देखे जाए तो अपलेशियन पर्वत जो यूएसए का आप देखते हो तो वो भी अरावली के पुराना पर्वत माना जाता है। दुनिया में सबसे, हिमालय पर्वत तो नया पर्वत है ना, उसकी तो अभी ऊंचाई बढ़ रही है, ऊपर से टक्कर लग रही है, नीचे से अपनी प्लेट टक्कर दे रही है, तो ऊंचाई बढ़ रही है उसकी। अरावली पर्वतमाला है, ये खंडित पर्वत है और ये पुराना पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला निर्धारित करती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति क्या है, स्थिति ये यहां से बढ़ती है राजस्थान में और इस क्षेत्र से निकलती है। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है, बीच में थोड़ी पतली है, साउथ में मोटी है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण एरिया हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम से
पश्चिम से उधर उत्तर पूर्व की तरफ निकल रही है, उत्तर पूर्व की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसकी स्थिति है। अब ये क्या करती है कि ये जो क्षेत्र है इसका पश्चिम का क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, ये तो रेगिस्तान बन गया, शुष्क हो गया, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। और पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, उसको इसने मैदान बना दिया, मैदान बना दिया। वैसे अरावली बहुत काम में आती है, अपना रेगिस्तान का क्षेत्र जो है वो बढ़ता नहीं है, पूरे राजस्थान के मिनरल यहाँ से मिलते हैं, पूरे पत्थर वगैरह बनाने के लिए, इमारती पत्थर, लकड़ियां, सारी चीजें, औषधियां यदि देखे जाएं, या फिर पेड़ पौधों का घनत्व भी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, ये आता है आपका। अब इसके राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। अब अपना जो भूआकृतिक प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा नंबर का जो आपका आता है, क्योंकि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है आपका, फिर ये अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाता है। कौन सा आ जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में ये आपका पूर्व का मैदान आ जाता है, इधर का पूर्वी मैदान आ जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर आपका ये पूर्व का मैदान आ जाता है। ठीक है, पूर्व का मैदानी भाग आ जाता है, पूर्वी मैदानी भाग, मैदानी भाग। ठीक है, और अगला जो आता है चौथे नंबर का, वो ये आपका झालावाड़ वाला ये जो क्षेत्र है ये आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठार, ये पठारी क्षेत्र आता है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आ जाता है। ठीक है, तो पहला मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद ये अरावली क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद ये क्षेत्र कट जाता है आपका पूर्वी वाला, और ये जो झालावाड़ वाला जो क्षेत्र रह जाता है ये आपका किस में आ जाता है? पठारी क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका मालवा का पठार है, पठार है इंडिया के अंदर, मालवा का पठार है, फिर पूरा दक्षिण भारत तो पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है ही, फिर उधर पूर्वी भाग है उसका भी, जो राजमहल, गारो खासी, ये राजमहल की जो गैप आता है, पहाड़ियों का जो गैप आता है, वहां से लेके ये पूरे का पूरा क्षेत्र अपना एमपी वगैरह का, बिहार तक, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, वो पूरा पठार में आ जाता है। आंध्रा है वो पूरा पठार में है। ठीक है, दांडकन्ना पठार जो है वो उस क्षेत्र से जुड़ जाता है आगे। तो ये पूरा पठारी क्षेत्र, जब पठार देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि ये पठारी क्षेत्र कैसे है। ये दक्षिण भारत के हिस्से के अंदर आ जाता है, पठारी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आता है अपना पहला प्रदेश आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस क्षेत्र को अपन कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो है ये 12 जिलों में, 12 जिलों में, राजस्थान के 12 जिलों में। राजस्थान के कितने भाग पे है ये? राजस्थान के 61.11% भाग पर है, भाग पर है। ठीक है, दूसरी बात, यदि इस मरुस्थल की बात करते हैं, थार मरुस्थल, तो इसको महान भारतीय मरुस्थल भी बोला जाता है, या भारतीय ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो महान भारतीय जो अपना थार रेगिस्तान है ये विश्व में 17वें नंबर पे है, 17वें नंबर का बड़ा है, बड़े में 17वें नंबर का है। और यदि गर्म की बात करते हैं तो ये 9वें नंबर का गर्म है, 9वें नंबर पर गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, 9वें नंबर का विश्व के अंदर गर्म रेगिस्तान है। यदि हम रेगिस्तान अकेले की बात करते हैं तो अकेले की ये क्वार्टरी महाकल्प का है। ये किसका है? क्वार्टरी, क्वार्टरी महाकल्प का है। ठीक है, ये बना तो क्वार्टरी महाकल्प में था। पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? पानी था, पानी उस टाइम पे सागर हुआ करता था, उस सागर को बोलते हैं टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर जो है वो उसको बोला करते हैं। फिर धीरे धीरे, जैसे मान लो आज आकल जो काठल आपका जीवाश्म पार्क है, वास्तव में मछलियों के भी अवशेष पाए जाते हैं, तो पता चलता है कि ये वास्तव में रियल में एक सागर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ये खारे पानी का सागर हुआ करता था। ठीक है, तो क्वार्टरी महाकल्प का ये हिस्सा है। जन्म जब हुआ था इस रेगिस्तान का तो क्वार्टरी महाकल्प में हुआ था। सागर, पहले ये सागर था, सागर से ये रेगिस्तान जब बनने लगा तो उस टाइम पे जो एरा चल रहा था, जो काल चल रहा था, वो क्वार्टरी काल चल रहा था। ठीक है, इतने नंबर का ये 9वें नंबर का गर्म रेगिस्तान है। ठीक है,
ये अपने क्या है, भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका जो पूरा थार, यदि पूरा थार है ना, थार रेगिस्तान पूरा, तो पाकिस्तान में है, पाक में 15% है। और भारत की बात आती है तो भारत में 85% है। इसका जो एरिया की बात लेते हैं हम, तो लगभग 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है। तो उसमें 85% ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर है, और वो 85% इंडिया में है, और 15% जो है वो पाकिस्तान के अंदर थार रेगिस्तान है। अब ये रेगिस्तान जो है ना, ये राजस्थान में अकेले में नहीं है। ऊपर में जाओगे तो आप पंजाब के अंदर भी ये रेगिस्तान है, और साउथ में जाओगे तो गुजरात का कच्छ का जो एरिया है उसके अंदर भी, कच्छ का रन का जो एरिया है, ऊपर ऊपर का एरिया है, वो भी आपके थार रेगिस्तान के अंदर आएगा। लेकिन ये मैक्सिमम भारत में है, और फिर उसका मैक्सिमम राजस्थान में। राजस्थान के भौगोलिक भूभाग का है ये भारत के का नहीं है। भारत के का तो 85% है, लेकिन राजस्थान के यदि पूछ लिया जाए राज्य के भौगोलिक भूभाग का, राज्य का, तो ये 61.11% क्षेत्र के ऊपर ये है। ठीक है। अब ये राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर में है? लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है, ये पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा आपको पता है रेड क्लिफ लाइन थी। पश्चिमी सीमा क्या थी? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो है, लाइन या सीमा जिसको बोलते हैं, लाइन या सीमा जिसको, रेड क्लिफ लाइन जो है। आगे जो पूर्वी सीमा जो इसका निर्धारित करता है, तो वो आपका करता है 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। वर्षा, इसको समरेखा भी बोलते हैं, समरेखा या सम वर्षा रेखा, कुछ भी बोल दो, ठीक है, कुछ भी इसको बोल दो। बस ये जो है, ये जो इसका पूर्वी हिस्सा जो है, पूर्वी हिस्सा रेगिस्तान का, वो डिक्लेयर करेगी। कौन करेगी? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो है। इससे इधर जाओगे तो आप 50 सेंटीमीटर मिलेगा, इससे इधर जाओगे तो 50 सेंटीमीटर से कम मिलेगा। फिर इसको भी लोगों ने 2 भागों में बांट दिया, इसको भी 2 भागों में बांट दिया कि इसके अंदर तो 25 से लेके, इसको नाम दे दिया 25 सेंटीमीटर रेखा, 25 कि इसके इधर जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, और इसके इधर जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। वैसे तो देखो, एक जो रेगिस्तान होता है उसकी परिभाषा, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसकी होती है कि 25 सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को रेगिस्तान बोला जाता है, चाहे वो ठंडा हो, चाहे ठंडा हो या गर्म हो। ठीक है। यदि वो ठंडे क्षेत्र में पाया जाएगा तो ठंडा होगा, और गर्म क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा गर्म। अपना लद्दाख का जो रेगिस्तान है वो ठंडा है, लेकिन उसमें भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि बर्फ, स्नोफॉल होता है वहां पे, और वो भी बहुत कम होता है। फिर आगे गर्म की बात करेंगे तो ये अपना थार का रेगिस्तान आ जाएगा। ठीक है। अरावली जो है इसको बांटती है, पश्चिमी क्षेत्र शुष्क रह जाता है, पूर्वी क्षेत्र जो है वो मैदान है। ये जो क्षेत्र है ये पठारी का क्षेत्र है। ठीक है। और इसके अंदर क्या रहती है? 40% जनसंख्या रहती है, राज्य की जनसंख्या रहती है। तो सीधी सी बात यही है कि इसके अंदर राज्य के 12 जिले आएंगे, इसके अंदर राज्य का 61.11% भूभाग क्षेत्र आएगा। ये विश्व का 17 नंबर का बड़ा रेगिस्तान है, ये 9वें नंबर का गर्म रेगिस्तान है, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और 1,75,000 किलोमीटर ये राज्य में आता है, राज्य में आता है। इसका 85% भाग भारत में आता है, पाकिस्तान के अंदर इसका 15% भाग होता है। लगभग 2 लाख किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, और 40% इसके अंदर जनसंख्या, जो कोई भी रेगिस्तान है ना दुनिया का, उसका जो इतना जनघनत्व कहीं पे नहीं है जो अपने थार रेगिस्तान का है। क्वार्टरी महाकल्प में इसका जन्म हुआ था। ये पहले तैतीस सागर का अवशेष हुआ करता था, और ये जो 50 सेंटीमीटर जो समरेखा क्षेत्र है वो इसको डिक्लेयर करती है, पूर्वी क्षेत्र रेगिस्तान का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है रेगिस्तान की? सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता। यदि किसी रेगिस्तान में जो सबसे ज्यादा जीव जंतु रहते हैं तो वो रेगिस्तान है अपना राजस्थान का, जिसके अंदर 40% अपने राज्य की पॉपुलेशन के निवास करती है। ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो अपने जंतु वैज्ञानिक है, ये जंतु वैज्ञानिक रहे हैं, जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने इस क्षेत्र को, जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा है, रुक्ष क्षेत्र कहा है। ठीक है।
इस क्षेत्र को क्या कहा है? रुक्ष क्षेत्र कहा है। ईश्वरी प्रसाद महोदय ने इस क्षेत्र को, जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, इसको रुक्ष क्षेत्र कहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे आती है बात वनस्पति की। वनस्पति, वनस्पति कैसी है? मरुदभिद है, मरुदभिद है और कांटेदार है, कांटेदार है। तो देखिए कांटेदार और मरुदभिद कैसे होती है? रेगिस्तान की जो वनस्पति होती है वहां पे पानी कम होता है, पानी कम होता है तो जो उनकी पत्तियां जो हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं, ताकि उनको कम पानी की वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम हो सके, इसलिए वो कांटेदार और मरुदभिद होती हैं। जड़ें लंबी होती हैं। ठीक है, ये यहाँ की वनस्पति की विशेषता है। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे इनका समगांव है, समगांव, समगांव। ठीक, समगांव जो है यहाँ पे वर्षा क्या होती है? नगण्य होती है, नगण्य वर्षा होती है। तो राजस्थान का पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे शुष्क प्रदेश या भारत का सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है, तो वो समगांव है आपका। समगांव जो है यहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है। अब आती है बात मिट्टी की। मिट्टी कैसी है? मिट्टी एक तो रेतीली है, रेतीली मिट्टी है और भूरी मिट्टी है। रेतीली भूरी मिट्टी है और रेतीली मिट्टी है। ठीक है, रेतीली मिट्टी है। तो रेतीली भूरी मिट्टी है और रेतीली मिट्टी है यहाँ की मुख्य विशेषता है, क्योंकि उनमें कणे जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। पानी जो उसके अंदर तुरंत होता है तो वो एक बार गीली हो जाती है, उसके बाद सूख लेती है, तुरंत वाष्पोत्सर्जन हो जाता है उसका, सूखती भी जल्दी है और गीली भी जल्दी होती है। तो मिट्टी जो है वो रेतीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब इस जो क्षेत्र को है पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र जो है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र जो है इसको बांटते हैं हम 4 भागों में। ठीक है। अब अपना जो इसका पहला भूभाग था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रदेश जो है इसको देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग हिसाब से बांटा हुआ है, लेकिन आपके जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको 4 भागों में, 4 उप भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसको 4 उप भागों में। पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश। कौन सा है? शुष्क रेतीला प्रदेश। ठीक है, जो रेत का जो प्रदेश है शुष्क, वो प्रदेश जो है इसका पहला है। ठीक है, शुष्क रेतीला प्रदेश जो है वो पहला बांटा गया। ये इसको मरुस्थलीय प्रदेश भी बोल सकते हो, एक ही बात है, मरुस्थलीय प्रदेश। अगला है लूणी जवाई का क्षेत्र, लूणी जवाई का क्षेत्र। लूणी नदी और जवाई नदी जो है उसका जो क्षेत्र है वो आ जाता है अगला, लूणी जवाई का क्षेत्र। तीसरा जो आपका आता है, दूसरा लूणी जवाई का क्षेत्र, पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा जो शेखावाटी क्षेत्र जिसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। और चौथा आ जाता, इसको बागड़ भी बोलते हैं, बागड़, बागड़ जो है वो शेखावाटी है। बागड़ जो है वो शेखावाटी क्षेत्र को बागड़ बोला जाता है। बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बागड़ किसको बोला जाता है? शेखावाटी क्षेत्र को। और फिर चौथा ये लेते हैं उत्तर का घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान लेते हैं। 4 हो गए। ठीक है, अब हम यहां समझते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र ये हो गया आपका। लूणी जवाई का क्षेत्र, लूणी नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, आपको पता ही है। फिर ये इधर बालोतरा तक मीठा पानी लेके जाती है, फिर खाला पानी कच्छ के रण में जाके वो खत्म हो जाती है। लूणी का तो यही गेम है, 6 जिलों के अंदर से निकलती है। तो ये क्षेत्र जो है वो लूणी का क्षेत्र हो जाएगा, लूणी का क्षेत्र हो जाएगा। जवाई जो है ये इसके अंदर पैरेलल इसके सहायक नदी चलती है, तो ये जवाई का क्षेत्र हो जाएगा। तो इस क्षेत्र को अलग बांट दिया, इस रेगिस्तानी क्षेत्र को अलग बांट दिया। फिर आगे आता है शेखावाटी क्षेत्र, ये हमारा जो क्षेत्र है शेखावाटी का, इस क्षेत्र को अलग बांट दिया। और बागड़ क्षेत्र जो है वो बागड़ इसी को बोलते हैं। और अगला जो है घग्गर का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को घग्गर के क्षेत्र के तौर पे बांट दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये जो आपने क्षेत्र देख लिया था ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। ठीक है, इस प्रदेश को हमने किस आधार पे बांटा? इसको भी वर्षा के आधार पे, 2 आधार पे, क्योंकि वर्षा जो है अरावली पर्वत है वो वर्षा निर्धारित करती है और उसी के आधार पे, तो वर्षा के आधार पे इसको निर्धारित किया गया। इसको भी 2 क्षेत्र में बांट लेते हैं कि जो आपका रेगिस्तानी मैदान जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ये तो आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा का इसको वो था, और ये आपका 25 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी उसको 2 भागों में बांट लेते हैं कि भाई ये जो मरुस्थल का क्षेत्र है, अपन मरुस्थली तो पढ़ रहे हैं, मरुस्थल का जो क्षेत्र है इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वर्षा के आधार पर बढ़ता है, वर्षा के आधार पर,
आधार पर, ठीक है, वर्षा के आधार पे। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? 25 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र को बोलेंगे पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलेंगे? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसको बोला जाएगा। जो ये बिल्कुल ये जो क्षेत्र है ना, ये इधर रेड क्लिफ लाइन से और इधर 25 जो सेंटीमीटर वर्षा जो क्षेत्र होती है, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे पश्चिमी। और असली बात तो यही है कि रेगिस्तान पूरा धुआंधार रेगिस्तान यही है। जब बोलते हैं ना कि भाई कुछ दिल्ली बिहार के लोग बोलते हैं यार हम रेगिस्तान तो हमारे गांव में भी है, लेकिन वो नहीं है वास्तविक रेगिस्तान। यदि बात करी जाए थार रेगिस्तान की, जो मध्य रेगिस्तान है वो ये वाला है, ठीक है, जहां पे डेजर्ट सफारी होती है। और इसके दूसरे पार्ट को बोला गया है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, आधा शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। इसको दो भागों में बांट लिया वर्षा के आधार पे। ये है 25 सेंटीमीटर से अधिक वाला और ये है 25 सेंटीमीटर से कम वाला। कम जहां वर्षा होगी उसको पश्चिमी शुष्क बोला जाएगा और अर्ध शुष्क सेमी एरिड किसको बोला जाएगा? जिससे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां हो रही है वो अधिक हो रही है उसको सेमी एरिड बोला जाएगा या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाएगा, ठीक है। अब ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 6 जिलों में, 6 जिले, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, और चूरू नागौर का क्षेत्र आता है इसके अंदर। क्या आएगा? चूरू और नागौर। नागौर जो है इन 6 जिलों के अंदर, ये देखो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं आप। जैसलमेर हो गया, ये आपका बाड़मेर हो गया, ये आपका जोधपुर हो गया, ये आपका बीकानेर हो गया। नागौर और चूरू का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है आपका? रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तान के अंदर आता है। इस शुष्क रेगिस्तान के अंदर इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? थार का वास्तविक मरुस्थल बोला जाता है। थार रेगिस्तान, रेगिस्तान जहां डेजर्ट सफारी होती है वो आप जैसलमेर घूमने जाते हो वहीं पे तो होती है, तो ये थार रेगिस्तान होता है। वनस्पति वही है, मृदुविद वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है, और कांटेदार वनस्पति इसके अंदर पाई जाती है। मिट्टी जो है, मिट्टी भूरी मिट्टी होगी, भूरी रेतीली मिट्टी होगी, भूरी रेतीली जो मिट्टी है वो यहाँ की मिट्टी होगी। मिट्टी जो होगी भूरी रेतीली मिट्टी होगी, ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी इसके अंदर पाई जाएगी। आगे इसके अंदर कुछ नदियों के जो तलछट है ना, उसकी वजह से आज यहाँ पे प्राकृतिक गैस मिल रही है, प्राकृतिक तेल मिल रहा है। तो वो किस वजह से मिल रहे हैं कि पहले ही भाई ये समुद्र था और फिर समुद्र कुछ नदियां इसके अंदर, जैसे घग्गर नदी लुप्त हो गई, उसका भी कुछ तलछट इसके अंदर आता था, कचरा जो बह के आता था। और पेट्रोल डीजल किससे बनते हैं? लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे पृथ्वी के उथल पुथल में दब गए थे, वही पृथ्वी के आंतरिक ताप और दाब के कारण कोयले और पेट्रोलिक प्रोडक्ट में बदल गए, जिसको लंबा टाइम हो गया वो हीरे में बदल गए। तो वही चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। जलवायु कैसी है इसकी? शुष्क होगी, जलवायु शुष्क होगी। वनस्पति मरुद्भिद होगी, मरुद्भिद इसकी वनस्पति जो है वो मरुद्भिद होगी। अब इस क्षेत्र को भी दो भागों में बांट लेते हैं। इस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला क्या होता है? इसको दो भागों में बांटते हैं। एक मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र को यदि आप सीक्वेंस से बांटोगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा और एक मरुस्थलीय जो पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है, कुछ जगह मिट्टी लकड़ी आ जाती है, वो हो जाता है। इसको बोलते हैं मरुस्थल मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। दो जगह बांट लेते हैं क्योंकि कई जगह रेगिस्तान ज्यादा है, कई जगह मिट्टी ज्यादा है, कई जगह मिट्टी कम है, इसलिए इसको भी दो जगह बांट लेते हैं। एक तो मरुस्थल मुक्त क्षेत्र बांट लेते हैं और एक मरुस्थलीय क्षेत्र बांट लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में था, एक मरुस्थलीय क्षेत्र में था और एक मरुस्थलीय मुक्त क्षेत्र था जिसमें चट्टानी क्षेत्र आता था। इसको सहारा के अंदर इरक बोलते हैं, इरक बोलते हैं। यदि सहारा रेगिस्तान के अंदर इस टाइप का जो पाया जाएगा उसको इरक बोलेंगे, ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो है वो साहिल देशों में पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र हमने देखा था कि 6 जिलों के अंदर पाया जाता है।
प्रॉपर मरुस्थल यही है। इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर बालू का स्तूप मिलते हैं, ये ध्यान रखना। अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, बालू का स्तूप। बालू का जो स्तूप है आपके, तो वो क्या होते हैं कि मिट्टी के अलग अलग चलते फिरते ढेर हैं। ये बालू का जो स्तूप है वो मिट्टी के चलते फिरते ढेर हैं। इन बालू का स्तूपों को क्या बोला जाएगा, स्थानीय भाषा में धोरे बोलते हैं। बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में बोलते हैं धोरे, धोरे या धोरियन, धारियन, धोरे या धारियन जो है वो स्थानीय भाषा में। बालू का स्तूप कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये कोई मिट्टी का टिब्बा है, मिट्टी का टिब्बा है इस टाइप पे, फिर ये मिट्टी का टिब्बा है। तो ये जो मिट्टी के टिब्बे हैं ये सरकते रहते हैं। ये पूरे मिट्टी के टिब्बे जो हैं, बालू का स्तूप अलग टाइप के होते हैं, ताराकार अलग होते हैं, बरखान अलग होते हैं, अनुदैर्ध्य अलग होते हैं, अनुप्रस्थ अलग होते हैं। तो वो अपन आगे देखते हैं। तो बालू का स्तूप होते हैं जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धोरे या धोरियन कहा जाता है। एक इस क्षेत्र में पलाया झीलें मिलेंगे, पलाया झीलें, पलाया झीलें। पलाया झीलें का मतलब क्या है कि बरसात का पानी जो है, ये ऊपर की जो मिट्टी है अपनी, ये रेगिस्तानी मिट्टी है। ये रेगिस्तानी मिट्टी क्या कर लेगी, पानी को सोख जल्दी लेती है, पानी को जल्दी सोख लेती है, सोख लेती है। तो ये पानी इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। नीचे चट्टान है तो ये नीचे रिसाव नहीं कर पाती और ये इस पानी ये क्षेत्र में हो जाता है। हवा चलती है तो ये मिट्टी हट जाती है, ये मिट्टी हट जाती है और ये पानी ऊपर आ जाता है। ये पानी ऊपर आ जाता है, उसी को पलाया झील बोलते हैं। पलाया झील किसे बोलते हैं कि पलाया झील जो होती है वो रेगिस्तान के अंदर धोरे जो मिट्टी के कट जाने से जो नीचे से ऑटोमेटिक पानी निकल आता है उसको पलाया झील, ये आपको जोधपुर जैसलमेर में देखने को बहुत मिलेंगे। ठीक है, पलाया झील क्या होती है, जो आपके पानी यहाँ पे सोख लेते हैं तो फिर ये मिट्टी हट जाती है, हट जाती है तो ये नीचे चट्टानी भागों की वजह से नीचे नहीं जा पाता और ये झील निकल आती है। तो रेगिस्तान के अंदर जो झीलें निकल आती है मिट्टी के हटने से उनको पलाया झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव से, मिट्टी के हटने से या कटाव से, हटने से जो झील निकल आती है, झील निकल आती है उसको पलाया झील बोलते हैं। इसके अंदर बरसात का पानी भरता है और कोई पानी का सोर्सेज नहीं है इसके अंदर, बरसात का पानी या तो वो भर के भी कोई जो एक एक छोटी छोटी जगह होती है उसके अंदर यदि पानी भर गया तो वो भी पलाया झीलें होंगी। और मिट्टी हट के जो झीलें बनती हैं, क्योंकि मिट्टी हटेंगी बीच में खड्डा बन जाएगा और वो भी आपकी पलाया झीलें हो जाएंगे। ठीक है, अब दो बालू का स्तूप जो है आपके, दो मिट्टी के टिब्बे हैं, ये दो मिट्टी के टिब्बे, इन दोनों के बीच का दलदली क्षेत्र जो होगा, बीच का दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र किसके, ये दो बालू का स्तूप है, मिट्टी के टिब्बे हैं, बालू का स्तूप है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों के बीच के अंदर ये तो टिब्बे ऊंचे हैं ही, ये ऊंचे हैं, ये नीचे जो पानी का जो दलदली क्षेत्र, यदि ये झील बन गई तो पलाया झील हो गई, यदि ये दलदली क्षेत्र हो गया तो इसको टाट या रन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाट या रन बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रेगिस्तान के अंदर टाट या झील, टाट या रन किसको बोला जाता है, रन क्षेत्र बोला जाता है इसको। रन क्षेत्र किसको बोले जाएंगे, दो बालू का स्तूप जो है उनके मध्य जो दलदली क्षेत्र जो होता है उसको टाट या रन बोलते हैं। ये जो बालू का स्तूप है दो, इनके मध्य यदि ये दलदली क्षेत्र हो गया, कीचड़ हो गया, दलदल का मतलब कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया तो टाट और रन में आएंगे, और यदि वो झील बन गई तो वो पलाया झील के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दलदली क्षेत्र हो जाता है तो फिर ये ऊंचा नीचा तो रहेगा ही, ऊंचा नीचा रहेगा तो यहाँ पे खड़ीन कृषि की जाती है, खड़ीन कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है, खड़ीन कृषि होती है। यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान में खड़ीन कृषि किस क्षेत्र में होती है, या तो अरावली क्षेत्र में होती है, सीढ़ीनुमा कृषि जो करते हैं, या फिर आप जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, उसके अंदर खड़ीन कृषि होती है। ठीक है, ठीक है। अब आता है जैसलमेर का। जैसलमेर, जो अपना जैसलमेर है उसके जो 65 किलोमीटर का जो परिधि का एरिया है, 65 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर पीले और सलेटी रंग का पत्थर मिलता है, पीले और सलेटी रंग का, सलेटी रंग का पत्थर मिलता है। तो इस वजह से जैसलमेर का दुर्ग कैसा है, कैसे कलर का है, पीले कलर का। और यहाँ की हवेलियां भी कैसी हैं, हवेलियां भी पीले कलर की हैं। इस वजह से हवेलियां और दुर्ग क्या है, पीले रंग का है। ठीक है, पीले रंग के हैं। एक ये जो जैसलमेर का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र ये ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ मतलब यहाँ पे रक्कड़ भूमि है,
यहाँ पे रेगिस्तान का कुछ क्षेत्र में कम है, जैसे अपना तेमड़ दे राय जिसको बोलते हैं, तेमड़ा राय, तेमड़ा राय, तेमड़ा राय जो है ना, तेमड़ा राय, तेमड़ा राय एक ऊपर उठा हुआ भाग है जैसलमेर का, जैसलमेर का, और उसके ऊपर ऊपर उठ गया, चारों तरफ से नीचे है ही, तो उसके ऊपर क्या लगा दी भारत सरकार ने, पवन चक्कियां लगा दी, पवन चक्कियां, पवन चक्कियां। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पवन चक्कियां, लगभग 5000 पवन चक्कियां जो हैं इस क्षेत्र में लगी हुई हैं। तो जैसलमेर का जो परिधि का क्षेत्र है 65 किलोमीटर एरिया जो है, उसमें पीले और स्लेटी रंग के पत्थर पाए जाते हैं, और इसलिए वजह से वहां के जैसलमेर के दुर्ग और हवेलियां जो हैं, या पास पास के जो दुर्ग और हवेलियां हैं वो पीले रंग की हैं। ठीक है, तेमड़ देराय जो है वो जैसलमेर के अंदर पड़ता है और वो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहां पे पवन चक्कियां ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है एक लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला या लाठी सीरीज जिसको बोलते हैं। ये पाकिस्तान की जो सीमा है ना, इस सीमा पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे कहां मिलती है, पाक सीमा के सहारे सहारे, सहारे सहारे, जो आपका पोखरण से मोहनगढ़ का क्षेत्र है, पोखरण से लेके और मोहनगढ़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मिलेगी। कहां से कहां मिलेगी, पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये लाठी सीरीज है क्या, तो भूमि के अंदर जो आंतरिक जल है ना, उसकी एक मतलब एक टंकी टाइप में है, ये पानी का एक स्टोर है। तो भूगर्भिक, भूगर्भिक पानी जो है या जल जो है, भूगर्भिक जल जो है उसकी एक पट्टी है ये, कि इसी क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान में अचानक अच्छा और शुद्ध पानी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में मिलती है। ये 80 किलोमीटर जो है वो तो लंबी है, ठीक है, और 60 किलोमीटर जो है वो चौड़ी क्षेत्र है। मतलब एक अचानक ही एक छोटा सा क्षेत्र है जो 80 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर चौड़ा है, 80 किलोमीटर जो आपका लंबा जो क्षेत्र है उसके अंदर भूगर्भिक नीचे का स्टोरेज वाटर है, उसके अंदर पानी जो है वो साफ पानी इसके अंदर मिला है। ठीक है, भूगर्भिक जल पट्टी है ये, भूगर्भिक जल की पट्टी है। आगे बोला गया है कि इसकी जो खोज थी वो 2007 में काजरी ने की थी। खोज किसने की थी इसकी, 2007 में काजरी ने की थी। काजरी जो आपका सेंट्रल एरिड जो आता है, आपका रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं उसके जो जांच करने वाला क्षेत्र जो होता है, तो काजरी ने की थी। काजरी की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जोधपुर में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है काजरी का, जोधपुर में है। तो लाठी सीरीज क्या है, भूगर्भिक जल की एक पट्टी है जो आप पाकिस्तानी सीमा के सारे मिलती है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच के अंदर है, दोनों के बीच में है। ठीक है, बीच में है, 80 किलोमीटर लंबी है, 60 किलोमीटर चौड़ी है। खोज थी इसकी काजरी ने की थी 1959 में, काजरी की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो लाठी सीरीज के अंदर सेवण घास मिलती है, सेवण धामण जो है ये घास होती है, सेवण घास। ठीक है, ये दुधारू जानवरों के लिए, दूध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आता है एक आंकल, आंकल गांव जैसलमेर के अंदर पड़ता है। आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क। ठीक है, जीवाश्म पार्क। तो आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क ये कहां पे है, आक्कल गांव जैसलमेर में है। आक्कल गांव, गांव का क्या नाम है, आक्कल, कहां पे पड़ता है, जैसलमेर में। यहां पे क्या है कि 18 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले के लकड़ी के जीवाश्म कास्ट के है ना, तो लकड़ी के हैं। यहाँ पे सारे जो अवशेष रखे गए हैं ना, ये म्यूजियम टाइप में बनाया गया है जैसलमेर के आक्कल गांव में। आक्कल कास्ट जीवाश्म जो पार्क है वो बनाया गया है। यहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पहले के लकड़ी के अवशेष हैं, लकड़ी के अवशेष हैं। ठीक है, अवशेष हैं, लकड़ी के अवशेष कहाँ पे हैं, आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क है, ये जैसलमेर के अंदर है, आक्कल गांव के अंदर है। तो 18 करोड़ वर्ष पहले के लकड़ी के इसके अंदर अवशेष अपने यहाँ मिलते हैं। इसी से पता चला है कि ये अपना टेथिस सागर था, टेथिस सागर था, ये अपना टेथिस सागर था। यहाँ पे कुछ मच्छियों के भी अवशेष मिले, मछलियों के भी अवशेष मिले हैं, कुछ डायनासोर के भी अवशेष बताते हैं। तो वो सारी चीजें इस पार्क के अंदर, आक्कल
कास्ट जीवाश्म पार्क के अंदर रख रखी है। ठीक है, ठीक है। अपना एक यहाँ का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बालू का स्तूप। स्तूप तो आप जानते ही हो, पिरामिड टाइप का होता है, तो मिट्टी के टिब्बे होते हैं, ढेरे होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है। ये राजस्थान के अंदर 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर 5 प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान को बढ़ाते हैं, इसलिए ये सबसे बड़े एक चिंताजनक कारण भी हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से रेगिस्तान बढ़ता है और इन्हीं की वजह से कोई चीज ये फिर खत्म करते चले जाते हैं। एक बार ये निकल गए जहां से, ये मिट्टी के टिब्बे इकट्ठे इकट्ठे होते होते या स्तूप निकल गए जहां से, तो फिर वापस वहां पे हरियाली उगना नामुमकिन हो जाती है। तो ये अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ है, ये पवनों की दिशा के समकोण होते हैं। समकोण कैसे होते हैं? ये पवन चल रही है आपकी, ठीक है, और ये इस टाइप से अनुप्रस्थ लग जाते हैं। ये आपकी बालू वायु की दिशा हो गई और ये आपके समकोण के ऊपर यहां पे बन जाते हैं, ये समकोण के ऊपर बन जाते हैं। जैसे ये वायु की ठोकर और लगेगी तो ये और आगे खिसकते चले जाते हैं, और आगे खिसकते चले जाते हैं। तो जिस क्षेत्र के अंदर यदि आज के दिन फसल हो रही है, उस क्षेत्र के अंदर भी ये मिट्टी फिर जाती है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ बोला जाता है। अनुप्रस्थ क्या होता है? जो 90 डिग्री पे काटता है, समकोण पे काटता है, उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। साइंस में भी ये चलता है। पवनों की दिशा के समकोण होते हैं, ये 100 से 200 मीटर लंबे होते हैं। जो आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये 100 से 200 मीटर लंबे होते हैं, और ये पूरे मरुस्थलीय प्रदेश जो है आपका, उसके अंदर, पूरे मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये पाए जाते हैं। जो 12 जिले आपके आते हैं ना, उन 12 जिलों के अंदर ये सब जगह मिलते हैं। ठीक है, आगे आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बालू का स्तूप अनुप्रस्थ है, ये तो समकोण पे मिलता है। अनुदैर्ध्य क्या होता है? बराबर चलता है, समानांतर चलता है। पैरेलल जो होता है ये समानांतर होता है, समानांतर होता है। तो समानांतर का मतलब क्या हो गया? इधर से वायु आ रही है, इधर से वायु आ रही है, इधर से वायु आ रही है, तो इसके साथ साथ ये भी इधर से ही चलेंगे, ये समानांतर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? जैसे वायु इधर से आ रही है तो इनकी गति भी ऐसी ही हो जाएगी, ये धीरे धीरे वायु के साथ बढ़ते रहते हैं। तो ये पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं। शुष्क प्रदेशों में ये 3 जिलों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि जो ये तो पूरे अनुप्रस्थ तो पूरे राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए इसका ज्यादा नहीं उठाते। अनुदैर्ध्य ये 3 जिलों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। तीसरा है बरखान। बरखान जो है उसको अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं, अर्धचंद्राकार। आधे चांद के समान होते हैं ये। इनके जो कोणे होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? नुकीले हो जाते हैं, इस टाइप के होते हैं ये। तो इनके कोणे जो हैं वो नुकीले हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बीच में जगह रह गई, ये मिट्टी जल्दी जल्दी उठती है। ये सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, ये सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, ये सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार। ये चूरू, जैसलमेर, सीकर, मतलब शेखावाटी रीजन में, झुंझुनू को छोड़ के चूरू और सीकर में है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर का ओसिया क्षेत्र है, उसके अंदर है। सूरतगढ़ क्षेत्र है। लूणकरण शहर बीकानेर का है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब आती है पैराबोलिक। पैराबोलिक या हेयरपिन। हेयरपिन क्या होता है कि औरतें जो सर के अंदर डालती है ना, इस टाइप का पिन, कि वो बीच से चपटा होता है, बाकी दोनों सिरे उसके खुले होते हैं जिसमें बाल फंस जाए, उसी को हेयर पिन बोला जाता है। जैसे अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, नामचा बरुआ के अंदर अपने इंडिया के अंदर बढ़ती है, तो वहां पे पैराबोलिक हेयर पिन बनाती है, वो ही पैराबोलिक हेयर पिन इसको बोला जाता है। तो ये हेयर पिन जैसे हैं, इसके अंदर यदि इधर से वायु इधर से लगेगी तो इसको उठा ले जाएगी, इधर से हवा लगेगी तो इसको उठा ले जाएगी। दोनों साइड में गति करते हैं, दोनों साइड में गति करते हैं। ये आपके पाए जाते हैं जैसलमेर और गंगानगर के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पैराबोलिक जो आपके हेयर पिन जो हैं वो जैसलमेर और गंगानगर 2 जगह ही पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? जैसलमेर और गंगानगर का जो क्षेत्र है उसके अंदर पैराबोलिक। एक होता है तारा बालू का स्तूप। ये इस टाइप से तारा टाइप में बनते हैं, ठीक है, तारा बालू का स्तूप होते हैं। ये क्या होता है कि ये मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, ये जो सूरतगढ़ का तो ये क्षेत्र है, मोहनगढ़ का और पोखरण का ये क्षेत्र है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, उसके ऊपर मिलेंगे आपको। मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर ये मिलते हैं। तो 5 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। नंबर 1 अनुप्रस्थ है, जो वायु के समकोण चलते हैं, 100 से 200 मीटर लंबे होते हैं, पूरे रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाते हैं। नंबर 2 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवनों की दिशा के समानांतर होते हैं।
शुष्क प्रदेशों में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार या बरखान जिसको बोलते हैं, सबसे घातक है राजस्थान के लिए, ठीक है। सबसे अधिक विनाशकारी है, सर्वाधिक गतिशील है चूरू जैसलमेर, मतलब चूरू और सीकर के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वो क्षेत्र, लूरकरण बीकानेर का ले सकते हो, सूरतगढ़ और ओसिया का क्षेत्र आप ले सकते हो। फिर पैराबोलिक या हेयरपिन जो है वो जैसलमेर और गंगानगर, जैसलमेर और गंगानगर के अंदर पाया जाता है। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे आता है अपना एक टांका। टांका किसको बोलते हैं कि रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर जो वर्षा जल को मिट्टी के अंदर स्टोर करके रखते हैं ना, है ना, वर्षा जल को किस क्षेत्र में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, है ना, मिट्टी में स्टोर करके रखते हैं, मिट्टी में खड्डा बनाकर या कोई होद टाइप में बनाकर खड्डा बनाकर स्टोर करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इनके पास पीने का पानी का सोर्सेज क्या है, यही है। तो उसको क्या बोला जाता है, टाका बोला जाता है। टाका को क्या बोला जाएगा, आगोर या बटोसा बोला जाता है देसी भाषा में। ये तो है इसका किताबी लैंग्वेज, और इसको बटोर बोला जाएगा, बटोर, है ना, बटोसा, बटोसा, है ना, अगोर, अगोर बोला जाएगा, अगोर, ठीक है। तो बटोसा और अगोर जो है वो इसका देसी या स्थानीय नाम है, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश तो हमने देख लिया था पूरा, उसके अंदर क्या क्या था, लाठी सीरीज थी, आकल कास्ट, जीवाश्म पारक थे, बालू का स्तूप थी, फिर उसके अंदर टाट और रन थे, फिर हमने पलाय झीलें देख ली थी, ठीक है। वो सारी चीजें हमने, दलदली जो क्षेत्र था वो भी देख लिया था। अब आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये दूसरा पार्ट आता है इसका, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र है, इसको बागड़ बोला जाता है, ठीक है, बागड़ बोला जाएगा, ठीक है, बागड़। शेखावाटी क्षेत्र हो गया जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और नागौर, बाड़मेर और जालोर हो गया, ठीक है। वो 6 जिले अपन निकाल देते हैं, बाकी बच गए 6 जिले इधर से ले लेते हैं, तो पूरे 12 जिलों के अंदर रेगिस्तान भी हो जाता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। बागड़ प्रदेश हो गया, भूरी रेतीली मिट्टी इसके अंदर पाई जाती है, मृदुभिद पाया जाता है, ठीक है। अब इसी के जो आपका रेगिस्तान है उसको 4 भागों में हमने बांटा था। तो पहला रेगिस्तानी प्रदेश तो हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश। अब आता है दूसरा लूणी का मैदान, अपने जो रेगिस्तानी क्षेत्र था उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र था उसी का दूसरा पार्ट है, वो 4 भागों में अपन ने बांटा था, तो उसका दूसरा भाग है लूणी नदी बेसिन। लूणी नदी जो है बेसिन, लूणी नदी जो है आपको पता है नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की इसकी मरुगंगा भी बोला जाता है, पश्चिमी राजस्थान की ये जीवन रेखा भी होती है, और इसके बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लूणी नदी का बेसिन जो है बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, ये आंशिक है, आंशिक है, आंशिक तो क्या है, जोधपुर क्षेत्र आता है, लेकिन बाड़मेर और जालोर, क्योंकि लूणी जो है वो बालोतरा बाड़मेर तक जाती है, मिट्टी हो जाती है, उसके बाद खारी हो जाती है और कच्छ के रण में यहाँ आगे वो विलुप्त हो जाती है। बारानी कृषि प्रदेश है, यहाँ पे बरसात के ऊपर कृषि होती है, इस क्षेत्र के अंदर जो है वो बरसात के ऊपर कृषि होती है। लूणी नदी का जो परवा क्षेत्र है उसको गोंडवार बोला जाता है, परवा क्षेत्र को गोंडवार कहा जाता है, ये ध्यान रखना, लूणी नदी का जो परवा क्षेत्र है उसको गोंडवार बोला जाता है। जवाई बांध, जवाई बांध, जवाई बांध जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर है। कौन सी नदी पे है, जवाई नदी पे है, जवाई नदी पे है, ये पाली सुमेरपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो जवाई बांध जो है उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है, कि इसके अंदर मीठा पानी है, पीने का पानी है, इसलिए इसे मारवाड़ का यदि अमृत सरोवर का पूछा जाए तो वो जवाई बांध को बोला जाता है। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेरे वहां पे फ्रेंड है, तो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले इसका शिलान्यास हुआ, राजस्थान सरकार ने इसके लिए बहुत काम किया, तो ये मारवाड़ का अमृत सरोवर पूछा जा सकता है। इस क्षेत्र के अंदर, ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है इसमें एकमात्र नहर आती है, नर्मदा नहर। नर्मदा जो नहर है वो नर्मदा नदी से निकल के आती है, राजस्थान के बाड़मेर और जालोर 2 जिलों को वो सींचती है, और राज्य की पहली नहर है जो ड्रिप सिस्टम के ऊपर काम करती है। यहाँ पे आप फुहारों से खेती करोगे, आप खुला पानी छोड़ के खेती इस नहर के पानी से नहीं कर सकते। ये राजस्थान की पहली ऐसी नहर है। दूसरी कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में बताना आप। रोही का मैदान, रोही आपने देसी भाषा में आपने मान लो, हमारे झुंझुनों के अंदर तो बहुत कहें कि भाई मैं रोई में गईड़ी ही, खेत में गईड़ी थी, रोटी लेके रोई में गई थी, मतलब खेत में गई थी। तो वो खेत का रोही का मैदान क्या होता है
ये हमारे जोड़ा जो होता है ना, जो जिसमें मतलब जोड़ा होता है, जोड़ होता है हमारे, तो जोड़ जो होता है उसके आसपास की चिकनी मिट्टी होती है और वो बहुत उपजाऊ मैदान होता है, उस क्षेत्र को हम रोही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे राजस्थान में यदि रोही की बात आएगी तो वो लूणी नदी और अरावली पर्वतमाला है। लूणी नदी है, ये लूणी नदी आपकी यहाँ आ रही है, ये अरावली क्षेत्र है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है इसको रोही का ये जो क्षेत्र है इसको रोही का मैदान बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रोही का मैदान। और ये बहुत उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, उपजाऊ होता है। रोही का मैदान जो है ना ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है रोही का मैदान। तो लूणी क्षेत्र में क्या है, ये बाड़मेर, जालोर और जोधपुर के अंदर है। बारानी कृषि प्रदेश है। लूणी नदी प्रवाह क्षेत्र को गोंडवार कहा जाता है। जवाई बांध, क्योंकि बाकी तो ये लूणी नदी का क्षेत्र, जब लूणी नदी पढ़ेंगे तो उसमें सारा सिस्टम आ जाएगा। जवाई बांध है मारवाड़ का, इसको अमृत सरोवर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नर्मदा नहर है, ये बाड़मेर और जालोर दो जिलों के अंदर आती है। पहली ड्रिप सिस्टम, यहाँ पे रोही का मैदान जो है वो अरावली और लूणी नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है, उसको रोही का मैदान कहते हैं। ठीक, ठीक है। इस रेगिस्तानी भाग में नागौरी उच्च भूमि और देख लेते हैं थोड़ा सा। नागौरी उच्च भूमि जो है वो लूणी नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ से लूणी नदी है, ये जो क्षेत्र है ये नागौर का क्षेत्र होगा। ठीक है, वैसे तो नागौर जो है वो बीचों बीच पड़ता है, ध्यान रखना, नागौर जो है वो बीचों बीच पड़ता है। इधर से जाने वाले अक्षांश और इधर से आने वाले देशांतर दोनों के बीचों बीच यदि जिस बिंदु पे टकराएंगे ना वो जिला नागौर होगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंदर राजस्थान के मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर निकलता हो, तो मध्य का यदि भी निकलेगा तो मध्य का आपका नागौर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी भाग है, इसके जो उत्तर का भाग है नागपाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या हो जाएगा, अब उसके उत्तर में जाओगे तो उसको नागौर, नागौर जिलों में है। और ये उच्च भूमि जो है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है और वो नागौर जिले नागौर जिलों के अंदर स्पेशल पाई जाती है। इसमें नमक की प्रधानता ज्यादा है, इस कारण ये अनुपजाऊ है, यहाँ पे कोई फसल नहीं होती अच्छी सी, नमक की प्रधानता यहाँ पे ज्यादा है। नमक की प्रधानता के कारण खारे पानी की झीलें यहाँ पे डीडवाना, डेगाना, सांबर, नावा और कुचामन, डीडवाना, डेगाना, सांबर, नावा और कुचामन है। नमक की प्रधानता के कारण, क्या कारण है नमक की प्रधानता का? नमक की प्रधानता का यहाँ से ये जो तटीय क्षेत्र है ना गुजरात का, तो वहां से हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है और वो सीधी की सीधी थोड़ा बहुत ये जो क्षेत्र है तो ये नीचे रिसाव लेके कैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाता है। तो नमक की प्रधानता का कारण पूछा गया क्वेश्चन है, ये गुजरात का तटीय क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तटीय क्षेत्र है। अब आती है कुब्बड़ पट्टी, ये तो आपको पता है बार बार पूछी जाती है। नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है, ये नागौर का क्षेत्र है, ये अजमेर का क्षेत्र है। तो क्या है कि नागौर और अजमेर का जो सीमा का क्षेत्र है वहां पे भूमिगत जल जो है ना, मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है, तो उस वाटर के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग होने से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, जवानी के अंदर बूढ़े दिखने लग जाते हैं। और सारे रोग के किसके कारण है? फ्लोरोसिस के कारण रोग होते हैं, ये पानी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो ये आपका नागौरी उच्च भूमि का थोड़ा सा जो क्षेत्र टॉपिक दे रखा है वो है। अब अपन तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला आता है अपने 3 नंबर का टॉपिक जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसी के अंदर एक ये शेखावाटी क्षेत्र आता है। ये शेखावाटी क्षेत्र एक्चुअली शेखावाटी क्षेत्र जो है ना, जिला झुंझुनू हमारा है और उसके बाद चूरू है। तो चूरू की आकृति है ना वो अर्धचंद्राकार है, इस टाइप की आकृति है चूरू की। ये हमारे यहाँ से झुंझुनू लग जाता है, इधर से ये हरियाणा लग जाता है। तो चूरू की आकृति अर्धचंद्राकार है। यदि पूछ लिया जाए कि कौन से जिले की आकृति है, वो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, फिर आता है आपका शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 जिले आते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे भूमिगत जल बहुत ज्यादा है। भूमिगत जल चूरू में तो इतना नहीं है, लेकिन सीकर और झुंझुनू के अंदर अच्छा भूमिगत जल है। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, कि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज वाटर जो है उसको वो जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ की एकमात्र नदी है कांटली नदी। कांटली नदी ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, खंडेला पहाड़ी से निकलती है, ये 100 किलोमीटर बहती है। उसके बाद ये तो चूरू में तो जाती ही नहीं है, चूरू से पहले खत्म हो जाती है। 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, नदी नहीं है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर नदी नहीं है। नंबर 1 बीकानेर, बीकानेर, और नंबर 2 चूरू। ये दोनों बेचारे बाकी रह जाते हैं नदियों से। हमारे झुंझुनू की भी एक मात्र नदी है कांटली नदी,
ठीक है, ये बहती थी हमारे घर के पास से जाती थी, लेकिन ये 94 के बाद में नहीं बही है, ठीक है, यहाँ से आई नहीं है, तो खंडेला की पहाड़ी थी। यहाँ पे कुएं बहुत होते हैं, एक तो नलकूप होते हैं, कुएं बहुत होते हैं। तो यहाँ पे नीचे माटी जो है, अपनी नीचे मिट्टी के अंदर पानी खूब है, तो पानी की वजह से यदि कच्चा कुआं है उसको जोड़ बोलते हैं। जोड़ा मैं बता रहा था तालाब टाइप में होता है छोटा सा, और उसके अंदर वर्षा जल भर जाता है, उसमें गाय भैंस पानी पीती हैं। पहले लोग बाग भी पीते थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा सोर्सेज हो गए। पक्का कुआं जो है उसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखावाटी के प्रकाश स्तंभ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, या प्रकाश स्तंभ किसको बोल जाते हैं। यदि कुआं पक्का है उसको प्रकाश स्तंभ बोलेंगे, और यदि कच्चा कुआं है तो उसको जोड़ बोलेंगे। ये शेखावाटी क्षेत्र की विशेषता हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है अपना चौथा पॉइंट जो है इसी क्षेत्र का, ये वाला क्षेत्र आ जाता है, ये वाला क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, घग्गर नदी बेसिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, घग्गर नदी बेसिन, बेसिन कहा जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र था वो नागौर अरावली वाला देख लिया था, रोही वगैरह वाला क्षेत्र था, ये पूरा मरुस्थल। तो इसको 4 भागों में अपन ने बांट के देख लिया था, चौथा भाग है। थोड़ा सा घग्गर नदी के बारे में देख लेते हैं। घग्गर नदी जो है ये हरियाणा राज्य की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है। किसकी, हरियाणा की, हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य के अंदर एकमात्र नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। ये अपने राजस्थान में भी आती है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, घग्गर नदी। दूसरा, ये कालका की पहाड़ियों से निकलती है, शिमला कालका की पहाड़ियों से निकलती है। कालका से अपन लोग जो 10 रुपए वाली ट्रेन, 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ट्रेन पे शिमला से कालका जाते हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी है। आप कभी जाना, बहुत वादियों का मजा आएगा। वहां पे छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं, और फिल्मों में दिखाते हैं वो वाली ट्रेनें हैं। तो यहाँ कालका से शिमला के लिए वो चलती हैं। तो कालका और शिमला की जो पहाड़ियां हैं उससे निकलती है घग्गर नदी। हरियाणा, पूरे हरियाणा राज्य में बहती हुई अपने यहाँ तक आती है, कभी कभी पाकिस्तान के अंदर भी चली जाती है यदि बहाव तेज हो तो, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर आता है। पाट, इसका जो पाट होता है, घग्गर नदी का जो क्षेत्र होता है पाट होता है, ये नदी होती है, नदी होती है। इसके जो पास का जो एरिया होता है इसको पाट बोला जाता है। पाट को क्या बोला जाएगा, नाली, नाली बोला जाएगा। जो पास में जो इसका पार्ट है ना, तो इसको नाली टाइप में होती है ना ये, तो इसलिए इसको नाली क्षेत्र बोला जाता है। तो घग्गर नदी के पार्ट को क्या बोला जाएगा, नाली बोला जाएगा। उपजाऊ जो क्षेत्र है घग्गर नदी का, जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बग्गी बोला जाएगा। बग्गी, क्या बोला जाएगा, बग्गी। ये क्वेश्चन जो मैं गोले लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन आरपीएससी बार बार रिपीट करती है, आते हैं ये क्वेश्चन। तो घग्गर नदी के पार्ट को क्या बोला जाएगा, नाली बोला जाएगा। घग्गर नदी के उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, बग्गी बोला जाएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये सार्वधिक सिंचित क्षेत्र है। किसका सिंचित क्षेत्र है, नहरों द्वारा, नहरों द्वारा सार्वधिक सिंचित क्षेत्र है। इसके अंदर इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नांगल नहर है, आपकी गंग नहर है। जो भी नहरें हैं वो इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा, ये अत्यधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है, क्योंकि गंगानगर को आपका अन्न भंडार कहा जाता है। ज्यादा फसल जो है प्रति हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें भी अपनी वहीं पे होती है। तो सबसे ज्यादा ये आपकी नहरों से सिंचित वाला क्षेत्र है। इंदिरा गांधी भाखड़ा नांगल नहर यहाँ पे होती है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे शुद्ध जनजाति विहीन क्षेत्र है। यहाँ पे जनजाति नहीं मिलती, एसटी के लोग यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे एससी ओबीसी जनरल ज्यादा मिलती है। तो ये शुद्ध जनजाति विहीन क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना आज का ये जो टॉपिक है रेगिस्तान का, तो हमने पूरे रेगिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र बांट दिया था। पहले तो उसको वर्षा के आधार पे 2 भागों में बांट दिया था, फिर उसके अलग अलग कोने बना लिए थे। ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र बना दिया था, ये लूणी जवाई का क्षेत्र बना दिया था, लूणी नदी का और जवाई का। जवाई नदी जो क्षेत्र है उसको लूणी नदी जवाई क्षेत्र बना दिया था। ये जो क्षेत्र है इसको हम शेखावाटी क्षेत्र के तौर पे पढ़ लिए थे, और ये जो क्षेत्र है इसको हमने आपका घग्गर नदी बेसिन के तौर पे पढ़ लिए। तो इसके पहले तो 2 पार्ट बांटे हमने, कि वर्षा के आधार पे 2 बांट लिए थे, कि ये जो है ये ज्यादा शुष्क है, 25 से कम वाला है, ये 25 से ज्यादा वाला है, अरावली तक ले आए थे इसको। तो ये क्षेत्र है, फिर इसके 4 टुकड़े कर लिए हमने, चारों टुकड़ों को अलग अलग पढ़ लिया, पूरे अपना बेसिक नॉलेज यहाँ से तैयार हो गया। अगला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर दोस्तों अपनी अरावली पर्वतमाला आएगी, ठीक है, और बाकी चलता रहेगा। आपको वीडियो का लिंक और नोट्स यदि अपने चाहिए, हैंड नोट्स, तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल है IQ लेवल एकेडमी के नाम से, आप उसको सर्च कीजिए,
और उसके ऊपर आप अपना जो लिंक वगैरह जो है तो पंच कर दीजिए और देख लीजिए।